हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट टॉक्स। इंटेलेक्ट टॉक्स पे हम आ रहे हैं वेरियस एंटरप्रेन्योर्स के साथ। वेरियस डोमेन्स के एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ आएंगे जो कि अपनी स्टार्टअप जर्नी शेयर करेंगे। स्टार्टअप जर्नी में उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा, क्या टीम बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इश्यूज होते हैं, ताकि जो भी लोग स्टार्टअप में आना चाहते हैं या स्टार्टअप जर्नी में ऑलरेडी हैं वो उनको सीखने को मिले कि अगर इन्होंने ओवरकम किया है तो आप भी कर सकते हैं। सो फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट, like where we are helping the young entrepreneurs, budding entrepreneurs to go through in their journey, do like, share and subscribe to our videos and share the channel to other people as well, ताकि जो लोग भी आना चाहते हैं उनको एक मोटिवेशन फैक्टर मिले। So today we have a very prominent person. He is into financial markets since last more than 2 decades, and he has been running a successful business in financial markets. So welcome Sudhir to the show. हाय, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो है हमें ये मौका मिला है इंटेलेक्ट के साथ जो है इस वीडियो को बनाने में। और अच्छी बात ये है कि जो इस नए स्टार्टअप में काफ़ी लोग, जो नए लोग आना चाह रहे हैं, उनको शायद इस वीडियो से काफ़ी सपोर्ट मिले। थैंक्स, वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। सो लाइक ये जर्नी आप कहाँ से शुरू करते हैं? लाइक आप एजुकेशन में कैसे प्रोसीड करते हैं, फिर आप एजुकेशन के बाद कहाँ जाते हैं? लाइक आप जॉब्स की तरफ जाते हैं या आप किधर की तरफ मूव करते हैं? आप लाइक जर्नी का थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफ करिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो समझ पाए कि सुधीर कैसे सोचते थे जब वो 18 साल 20 साल की अपनी उम्र में थे, उनका क्या थॉट प्रोसेस रहता था। एक्चुअल मेरी जर्नी तो ऐसे शुरू हुई थी कि आज से 25 साल पहले मेरे को जो है कानपुर शहर में एक बैंक हुआ करता था, और वो बैंक जो है अपने आप में बड़ा वीआईपी बैंक होता था। और कुछ पुराने लोग होंगे तो उस बैंक को ज़रूर जानते होंगे। वो उस बैंक का नाम था ANZ ग्रिडलेज बैंक। उस बैंक में मेरे को एक बार जाने का मौका मिला। वो बैंक का माहौल देख करके मेरे को ऐसा लगा कि अगर कुछ करना है तो इस तरह का काम करे कि बैंक की नौकरी मिल जाए। और जिस तरह का यहाँ का माहौल है, वो माहौल जो है बिल्कुल अलग लेवल का था, जिसको हम लोग कहते हैं वीआईपी। तो लेकिन खैर बैंक में नौकरी का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे एक एडवांटेज हमें ये मिल गया कि फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी ही जो है इंस्ट्रूमेंट को जानने का एक मौका मिला। और जब ये मौका मिला तो मैंने उसको जो है फिर अपनी संपर्क किए लोगों से और जानकारियाँ हासिल करी। उस जानकारी से कुछ इनकम वगैरह भी जनरेट होने लगी। तो फिर ये लगा कि क्यों ना इसी फील्ड में ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। और फिर हमने जो है फाइनेंशियल मार्केट के यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उस समय हुआ करता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का काम किया। उसके बाद मैंने पोस्ट ऑफिस वगैरह का भी काम किया। पोस्ट ऑफिस के बाद फिर देन हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में आ गए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज उस समय उभरती हुई मार्केट थी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज से भी हम लोगों को जो है उस समय करने में बहुत दिक्कतें आई ज़रूर, लेकिन फिर वही है कि अगर आप अपनी लगन से और 100% दे करके अगर आप किसी काम को करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो 2003 से लेकर के 2008 का एक ऐसा मौका था जहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली, और उस ग्रोथ का फ़ायदा जो है हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों को मिला। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें सफलता जो है हमेशा मिलती रही। कई दौर ऐसे भी आए जहाँ पे हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, फाइनेंशियली भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2008 का दौर एक ऐसा था जो बहुत ख़राब दौर था, जिसमें ग्लोबल क्राइसिस भी आई थी। अगर काफ़ी लोग अगर जानते होंगे तो लीमन ब्रदर्स का जो है वो डिफ़ॉल्ट हुआ था अमेरिका मार्केट में, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस आ गया था। उसके चलते हम लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिला। हमारे साथ जो लोग एसोसिएटेड थे उनको भी नुकसान हुआ। तो वो एक बहुत ख़राब दौर था। लेकिन हर बिज़नेस में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं।
2008, 9, 10 हम लोगों ने बहुत ख़राब देखा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो है मौका मिला बाज़ार में काम करने का, तो काफ़ी उसमें फिर हम लोगों को फ़ायदे भी मिले। बाज़ार ने फिर सपोर्ट किया तो हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला, हमारे इन्वेस्टरों को काफ़ी फ़ायदा मिला। और आज आप देख रहे हैं कि बाज़ार बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हिंदुस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हिंदुस्तान की शेयर मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी माहौल बहुत अच्छा रहेगा और फ़ायदा भी मिलता रहेगा। जब आपने इनिशियली आप एक बैंक में गए, आपने वहाँ का एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट देखा और आपने देखा कि लोग मतलब कितना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, एक अलग वाइब थी वहाँ पे, तो वहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन आया कि मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स में ही आना है। हाँ, वो क्योंकि एक फाइनेंशियल मार्केट का इतना क्रेज़ रहता है और वो हर वक्त रहता है, मतलब कोई ऐसा नहीं। 92 में मैंने सुना था कि हर्षद मेहता का केस हुआ था जिसमें फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा क्रेज़ था, जिसमें ये बताया जाता, मैं तो उस दौर में नहीं था लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो 92 का दौर एक ऐसा दौर था कि जिसमें जो है हर कोई उसके साथ जुड़ना चाह रहा था, वो चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे वो छोटा मध्यम कारोबारी हो, चाहे वो एक रिटेल कारोबारी हो छोटा, वो भी उससे जुड़ना चाह रहा था। तो बैंक में जाने से ये आपको तो लगता ही है कि फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल अलग लेवल का होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसमें आपकी प्रेजेंस में आपको जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं उनकी विशेष भी आपके साथ बहुत जुड़ी रहती है। तो बेसिकली फिर मतलब जब आप वहाँ के एनवायरनमेंट से इंस्पायर हुए तो क्या फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, जॉब करी आपने, या फिर डायरेक्टली आप फाइनेंशियल मार्केट्स के बिजनेस में आए? नहीं, मैं जो है जॉब नहीं कर रहा था, ना ही मैं जो है उस समय, क्योंकि उस समय मेरी जो है स्टडी चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी। लेकिन इसी दौरान जो है हमें फैमिली में जो है फैमिली बिजनेस में भी काम करने का एक मौका मिला। हमारे ग्रैंडफादर थे जिनके यहाँ जो है वो फाइनेंशियल मार्केट के और इंस्ट्रूमेंट पे भी काम हुआ करता था, तो वहाँ से भी मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं काफ़ी समय वहाँ पे काम किया। मैंने जो अपना जर्नी जो शुरू करी है वो 2003 से शुरू करी है, और वो 2003 से मैंने इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू करी है। लेकिन जो हमें इंस्पिरेशन मिली थी वो मिली थी उस बैंक से कि मेरे को अगर आना है तो इसी फील्ड में आना है। और ये फील्ड जो है बहुत बड़ी फील्ड है और हर किसी के लिए इसके दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की जो मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और ये मार्केट जो है हिंदुस्तान की मार्केट में एक जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सेदार बनने वाला है। तो आपको लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर इंडिया को ग्रोथ करना है तो आज के यूथ को या और भी लोगों को फिनेंस सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहिए, अगर इंडिया के हम ग्रोथ देखना चाहते हैं आने वाले 20, 30, 50 सालों में? तो नहीं, ये तो बात फैक्ट है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है वो उस वहाँ की कैपिटल मार्केट से जुड़ी रहती है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि हिंदुस्तान में ये कैसे रोल प्ले कर रहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारे यहाँ क्या है कि शुरू से ही जो एक हमारी संस्कृति रही है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को शुरू से ही बढ़ावा देते रहे हैं। सेविंग, बचत करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, चाहे वो गुल्लक के रूप में सिखाया जाता हो, वो चाहे वो बैंक में डिपॉजिट करके सिखाया जाता हो, ये हमारे कल्चर में है ये। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो नया जो एक दौर चल रहा है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारे यहाँ जो नया यूथ है वो उनके नंबर से ज़्यादा हैं। उनके नंबर से अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो है यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में है। जब यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो उसका फ़ायदा जो है सबसे बड़ा यंग जनरेशन को यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट से उठाना चाहिए, और लोग उठा भी रहे हैं। आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया की जहाँ मार्केट गिरी हुई है, हिंदुस्तान की मार्केट बढ़ी हुई है। उसका सबसे बड़ा वजह है कि हमारे यहाँ का जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है,
वो हमारे कैपिटल मार्केट पे बहुत भरोसा कर रहा है, इस गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा कर रहा है, इस कॉरपोरेट पे बहुत भरोसा कर रहा है, जिसके चलते आप देख रहे होगे कि लगातार जो है यहाँ की बाज़ारों में जो है बाज़ारों का साइज़ बड़ा होता चला तो बेसिकली अभी तक क्या होता था कि FIIs आते थे और वो इंडियन मार्केट्स में पैसा डालते थे तो इंडिया में एक रैली आती थी। अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि FIIs तो बाहर गए हैं लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट्स जो है ग्रोथ पे है। क्यों? क्योंकि लाइक आज का जो यूथ है, लोग हैं, SIPs कंटिन्यू कर रहे हैं, पैसा मार्केट्स में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आज भी ट्रेंडिंग में है कि अब हम FIIs पे कम डिपेंड होके DIIs पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। नहीं, ये तो अगर आप बात करें तो एक दौर हम लोगों ने 2008 का देखा ही है। 2008 के में आपने देखा होगा कि FII ने सिर्फ जो है जितनी भी इमर्जिंग मार्केट थी उनसे पैसा निकाला। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके पैसा निकालते ही हमारी मार्केट जो है वो धराशायी हो गई, हमारी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया। अगर और आज का दौर है, 2008 में उन्होंने जो फिगर निकाली आज उससे जस्ट डबल फिगर निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी मार्केट में किसी भी तरह का करेक्शन नहीं देखने को मिला है। उसकी वजह यही है कि उसके पीछे जो है हमारे यहाँ का रिटेल इन्वेस्टर है, जो हमारा छोटा इन्वेस्टर है, वो लगातार पैसा जो है हमारी मार्केट को लगाता जा रहा है और म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा रोल अदा है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो SIP का साइज़ बढ़ता जा रहा है। आज 13,000 करोड़ रुपए पर मंथ की SIP बुक साइज हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिस तरह का डेटा दिख रहा है वो तो बताता है कि अभी ये इसमें और पोटेंशियल बाकी है और ये 13,000 करोड़ से बढ़ कर के फिगर 30,000 करोड़ रुपये भी जा सकती है आने वाले समय में। तो बेसिकली जिस हिसाब से इंडिया का लोगों का इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है और धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स भी मैच्योर हो रही हैं, तो लाइक क्या लग रहा है आपको कि लाइक इंडियन मार्केट्स आने वाले 20-30 साल में किस तरफ जा सकती है? लाइक क्या इसका ग्रोथ होगा और क्या पोटेंशियल लगता है इंडियन मार्केट्स आने वाले टाइम में? आपने तो बहुत लंबा एक पीरियड दे दिया है। मेरा मानना तो ये है कि आप आने वाले 10 सालों में इतना बड़ा पोटेंशियल आने वाला है जो हम लोगों ने कभी दशकों तक नहीं देखा है। मतलब जो ये तेज़ी भी है वो तेज़ी भी उनको भी हम लोग कमतर आकेंगे आने वाले 10 सालों में। उनमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ की एक शुरुआत है। ये हमारी इकनॉमी की, हमारी कंट्री की, हमारी जनरेशन की एक नई शुरुआत है और ये शुरुआत जो है शुरू हुई है तो ये आगे बढ़ती रहेगी। और दूसरा ये बात फैक्ट है कि यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो कैपिटल मार्केट के प्रति लोगों का बहुत बड़ा है और जिसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है वो म्यूचुअल फंड ने अदा किया है। म्यूचुअल फंड ने जो है एक रिटेल पार्टिसिपेट को इन्वेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है और ये प्लेटफॉर्म से रिटेल को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और हमारी इकनॉमी को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको इस फील्ड में और आगे बढ़ कर के इस पर अपने जो है अपने तरीके से इस पर काम करना चाहिए और इसमें मेरे को नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह की जो है आने वाले समय में कोई नुकसान हो सकता है या आने वाले समय में हमें कोई पैसा बनता नहीं दिख रहा है। मेरे को अलग लगता है कि पैसा हम लोग का खुद बनेगा। तो बेसिकली कहते हैं कि फिनेंशियल मार्केट्स में रिस्क बहुत होता है। लाइक डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे पे एक रिस्क ले रहे हो, या कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक बेट है, मतलब हम एक सट्टे बाजार में आ रहे हैं। तो लाइक एक्चुअली ये है या फिर लाइक लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा गलत बना हुआ है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए बात लागू होती है जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाकर के F&O में ट्रेडिंग जाकर के कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अगर अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करें और आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें जहाँ पे आपकी पहुँच है। और अगर आप उस बारे में जानते नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जा कर के इन्वेस्टमेंट करें। आपके लिए म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे इंडेक्स फंड आ गए, आप वहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी सारे ETF आ गए हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मार्केट में अगर आपको लगता है कि आप उतना जो है आपके पास अप्रोच है कि आप डेटा एनालिसिस कर पाएँ, कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ पाएँ, कंपनियों की बैलेंस शीट आप पढ़ पाएँ, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा मानना ये है कि आपको
किसी एक्सपर्ट के थ्रू जाना चाहिए। और म्यूचुअल फंड से बढ़िया कोई एक्सपर्ट आज की डेट पे आपको नहीं मिलता है, जो आपको एक कम पैसे में या एक छोटे अमाउंट के इन्वेस्टमेंट में भी आपको वो सारी एक्सपर्टीज़ मिलती है जो एक बड़ा कॉर्पोरेट बेनिफिट उठाता है। तो बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं कि अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो हमें सिर्फ लाइक इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, क्या ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता? आजकल तो लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग क्या वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं लेके जाता है किसी को? मेरा मानना ये है कि जो मैंने जितना भी समय दिया है, मेरे को जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, उनका तो वेल्थ क्रिएशन मेरे को दिखा है कि लोगों ने पैसे बनाए हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, तो किसी ने मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके खरीद के रख ली है, तो अगर वो भूल भी गया है तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखिए क्या भाव है, तो उसके तो पैसे बने हैं। अगर एग्जाम्पल वही अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेडिंग कर रहा होता, तो मान लीजिए वो खरीदता बेचता, तो एंड पे आकर के वो कुछ पैसे या तो बना के जाता या कुछ भी ना बना के जाता, या तो वो खाली हाथ चला जाता। तो आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर है, आज उसने अच्छे पैसे बनाए हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक बच्चा भी जानता है। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास उसकी होल्डिंग थी, वो आज पैसा बना रहे हैं। लेकिन अगर यही ट्रेडिंग करके बैठे होते तो आज बहुत लॉस करके बैठे होते। तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म हो सकता है कि आज शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करके आप पैसा बना लो, लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट रूट ही जाना पड़ेगा। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। तो मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने एक जब आप फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे तो आपने कहीं ये बताया कि मतलब उनका एक आपके साथ आशीर्वाद होता है, आपका ब्लेसिंग्स होती हैं। तो फैमिली का क्या रोल होता है कि स्टार्टअप करने वाले बंदे के साथ? फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल होता है। बिना फैमिली के तो मेरे को नहीं लगता है कि आप आगे बढ़ पाते हैं। फैमिली का सपोर्ट रहता है, फैमिली का विशेष रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बार आप किसी को काम को शुरुआत करने में आपसे बहुत गलतियां होती हैं, कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन उस जगह पे आप क्या होता है कि एक आपको लगता है कि भाई ये सब चीज़ें करना ठीक नहीं है, तो आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है, लगता है कि ठीक है, नहीं पीछे मेरे लोग कुछ हैं जो हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो बिना फैमिली के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और रह गई बात कि कभी कभी आपको फाइनेंशियली लॉसेस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई सिर्फ इतनी हिम्मत भी आपकी बढ़ा देता है, तो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर आप उसको करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर वो जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक सीढ़ी दर एक सीढ़ी आप फिर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिकली एक मेंटल सपोर्ट भी फैमिली हमें देती है। कुछ अगर कहीं पे डाउनफॉल आ रहा है तो उस टाइम में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है हमारी फैमिली। देखिए, डाउनफॉल की तो मैं बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे समझिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर से आप वर्क कर रहे होते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर तो से फॉल्ट हो सकती है। वो फॉल्ट अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो है चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं, आप करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है, या आप जो कर रहे हैं वो अगले दिन मालूम पड़ता है कि वो अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो उस जगह पे ये लगता है कि नहीं, लग रहा मेरे से ही कुछ गलती हो रही, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं जो है वो मेरे लायक ये काम नहीं है। तो उस जगह पे फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें मेरे भाइयों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और आज मैं तो एक समय ऐसा था कि मेरे को लग रहा था कि ये काम आगे अब नहीं बढ़ पाएगा। ये फैमिली का ही सपोर्ट था, छोटे भाइयों का सपोर्ट था कि आज इतना बड़ा सेटअप बन गया है और आज शहर में अच्छा खासा नाम है। तो ये फैमिली का ही सपोर्ट था। तो फैमिली के सपोर्ट से ही आपने एक छोटे से सपने के साथ शुरुआत करी थी कि आपने एक बैंक के अंदर देखा, और आज आप इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। किसी सपोर्ट भी रहता है, और आपके फ्रेंड सर्किल का भी सपोर्ट रहता है। मैं मतलब मेरे को तो फैमिली सपोर्ट के साथ साथ फ्रेंड सर्किल का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है
आपके लिए कर रहे होते हैं और आपको लगता भी नहीं है कि वो मेरे लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं। Correct. बाद में आपको रियलाइज़ होता है इस बात का। तो अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से अगर आप किसी चीज़ को लगन से कर रहे हैं तो आपको हर तरह का सपोर्ट मिलता है, जिसमें कि आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आपने 2003 के आसपास से ये फाइनेंशियल मार्केट्स में इंडिपेंडेंटली आपने जर्नी शुरू करी। तो उसके बाद इधर 2008 के बाद से मार्केट्स में बहुत डाउनफॉल रहा 2013 हाँ, तो वो फेज आपका कैसा रहा, आपने कैसे उसको ओवरकम किया? वो फेज तो बहुत बुरा फेज था। उसको उसमें इतना ज़्यादा बुरा फेज था कि उस समय तो स्थिति ये हो गई थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ खुद की भी क्राइसिस बहुत तगड़ी थी, लायबिलिटीज़ काफ़ी सारी थी। लेकिन ये था कि कुछ दोस्तों का सपोर्ट रहा। लेकिन हाँ, उस दौरान जो हमें सीखने को मिला कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं या किसी भी आप कारोबार का शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने सीखा ये है कि आपके एक्सपेंसेस कम से कम होने चाहिए, आपके खुद के खर्चे कम से कम होने चाहिए। कोई भी करना है तो उसमें आपका जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, एक्सपेंडिचर जो है, वो जितने कम से कम आप रखते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। अगर वो आपके ओवर होंगे तो आप प्रॉब्लम आ सकती है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो दूसरी चीज़, एक और चीज़ और सीखने को मिली है कि आपको कोई भी, और मेरे को लगता है ये दौर भी उसी तरह का है कि अगर आपको किसी भी तरह का ऐड ऑन करना है अपने बिजनेस में तो बेस्ट ऑफ बेस्ट करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी हायर करनी चाहिए। टीम में भी अगर बंदे हों तो वो आपके नए बंदे होने चाहिए जो नई सोच के साथ काम करने वाले हों। उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कभी कभी हमने ये देखा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल चला आ रहा है बिजनेस करने का जो तरीका है वो अब बहुत बदल गया है। Correct. आप पुराने तरीके से अब किसी चीज़ को नहीं चला सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं सर्विस इंडस्ट्रीज से हूँ तो सर्विस इंडस्ट्रीज में तो हर चीज़ पार्ट होती है। आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, आप चाहते हैं कि हमें ये चीज़ तुरंत मिले, इमीडिएट मिले, हमारे फ़ोन पे मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो उसके लिए आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट टीम के साथ ही आप ये जो है बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपेंडिचर, खर्चे वो कम से कम होने चाहिए। तो आप जितने हो सके वो कम से कम रखें। तो बेसिकली अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं कि आपके पास एक्सपेंडिचर इतने मिनिमम हो जाए कि आप अगर किसी डाउनफॉल में भी जा रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करेक्ट। तो ये वाला जब डाउनफॉल आया, फिर तो जो टीम होती है उनके फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया, क्योंकि जब मार्केट्स एकदम लोअर फेज में है तो पैसा बन नहीं रहा है, तो कैसे आप उसको टैकल करते थे? टीम कैसे मोटिवेटेड रहते कि ये नहीं, हमें काम अभी भी करना है इसमें? नहीं, उसमें फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये गलतियां हुई कैसे हम लोगों से। हम लोगों ने उसको एनालिसिस किया तो हम लोगों ने पाया ये कि जर्नली होता क्या है कि पूरी इंडस्ट्रीज में जो काम करने का तरीका और हमारा काम करने के तरीके में फ़र्क क्या है। कौन वो लोग हैं जो सक्सेस हो रहे हैं और कौन है जो वो फेलियर हो रहे हैं। तो मैंने ये पाया कि हमने अपने बिजनेस में या अपने जो पूरी जर्नी में हमने अपने जो चीज़ें और ऐड ऑन करी वो सब रिस्क से रिलेटेड ऐड ऑन करी। मतलब हमारा अगर बिजनेस उस समय अगर बात करें तो 100% जो है वो इक्विटी मार्केट का था। मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट वो सारे इक्विटी में थे, और इसके अलावा जो है हमने कुछ जो है लोन अपने ऊपर ले रखे थे। तो पाया ही कि जब बाज़ार में गिरावट हुई, जब बाज़ार अच्छा चल रहा था तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे द्वारा किए गए जो लोगों को जो इन्वेस्टमेंट कराए गए थे वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन जब करेक्शन हुआ तो मेरा बिजनेस भी में भी करेक्शन हुआ, क्योंकि डाउनफॉल हुआ। मेरे खुद के जो सेविंग्स थे उसमें भी हुआ, तो हर तरफ मेरे को गिरावट हुई। लेकिन जो मेरे खर्चे थे वो तो एज इट इज़ बने रहे, वो हमें पे करने थे। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि मेरा चारों तरफ से रिस्क बढ़ गया। तो फिर उस पर एनालिसिस किया गया फॉल्ट कहाँ का। तो हमने पाया ये कि पूरी इंडस्ट्रीज़ में जो एवरेज इक्विटी रेशियो हुआ करता था वो 30 से 40% हुआ करता था। 60 से 70% जो है वो डेट का रेशियो हुआ करता था।
डेट इन द सेंस जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट Correct. या सिक्योरिटी एसेट, सेफ्टी bonds एसेट में। कहते हैं, बॉन्ड्स वगैरह में। करेक्ट। तो हम लोगों ने पाया कि ये मेरी बहुत फॉल्ट थी। अगर हम इसको इस रेशियो से चलते तो हमारा सिर्फ रिस्क का पोर्शन जो होता है वो सिर्फ 40% होता है, मैक्सिमम 40%, 60% तो हम बचे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। पाया है कि सेविंग में फिर हमने गलती क्या करी कि हमें 100% अगर हमने करा हुआ है तो हमने पाया कि हमारे पास भी ऐसा फंड होना चाहिए जो इमरजेंसी फंड हो, कि ऐसे बुरे वक्त में वो काम आए। तो ये मैं सबको बोलूँगा कि इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको साल 2 साल में ज़रूरत पड़ जाए, वो हो सकता है कि आपको 5 साल भी ज़रूरत ना पड़े, 6वें साल एकदम से ज़रूरत पड़ जाए। वो इमरजेंसी फंड आपको बहुत सपोर्ट करता है। जैसे रिसेंटली अभी हमने कोविड में देखा, कोविड में देखा, बिल्कुल रिसेंटली कोविड में आपने देखा लोगों की जॉब चली गई, लोगों का बिजनेस 6-6 महीने 7-7 बार के लिए बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो जिनके पास इमरजेंसी फंड था वो तो सर्वाइव कर गए, बहुत से लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इसलिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जो हमने 2008 में ये फॉल्ट कर रखी थी, हमने वहाँ से उसको सही कर लिया। दूसरा हमने पाया ये कि लोग आज भी ऐसा हो रहा है कि लोन लेकर के काम करते हैं। लोन अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन लोन में एक सबसे बड़ी कमी है कि आप लोन उतना ही लें जितना आप पे कर पाएँ। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेते हैं तो वो एक तकलीफ़ की बात हो सकती है। वो आपके बिजनेस को भी हर्ट कर सकता है, वो आपके फैमिली को भी हर्ट कर सकता है, और आपके जो मार्केट में आपके जो गुडविल है उसको भी हर्ट कर सकता है। तो लोन वाला पार्ट जो है आप बहुत सोच समझ के करें। लोन अगर आपके हिस्से का एक छोटा सा पार्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वो बिज़नेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, बिज़नेस के हिस्से का बहुत बड़ा पार्ट होगा, तो वो कभी भी आपको रिस्क में डाल सकता है। तो बिज़नेस में आप लोन कोशिश करें कम से कम लें। हाँ, अगर आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ रही है कि 2-4-6 महीने के लिए कि आपने करा बिज़नेस, फिर आपने उसको पे कर दिया, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि लोन अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा तब तक है जब तक आप उसको पे कर रहे हैं, खराब उस समय है जब आप उसको पे नहीं कर पाते हैं। फिर वो एक लायबिलिटी बन जाता है। वो एक लायबिलिटी बन जाता है। वो लायबिलिटी सिर्फ आपकी अकेले की नहीं होती है, फिर वो आपकी फैमिली भी हैम्पर होती है और लाइफ को भी हैम्पर करता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। और अगर आप टेंशन में हो, अगर फैमिली खुश है तो आप चीज़ों को निकालने जाएंगे, और अगर आप भी टेंशन में है और फैमिली भी टेंशन में है तो बहुत फिर जो है सर्वाइव करना बड़ा टफ हो जाता है। तो वहीं से एक्चुअली अगर जो फेलियर्स आते हैं कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में, वो यही इसी फेज में आने लगता है जब वो बेसिकली मेंटली आप ये पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। आप जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो फेलियर जरूर रहते हैं। अगर वो फेल नहीं होंगे तो वो सक्सेस नहीं होंगे। करेक्ट। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप फेल नहीं हुए तो आप सक्सेस भी नहीं हो सकते। करेक्ट। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये सबको पता है कि जो है फेल, जैसे आप कह रहे हो कि एक कहावत है कि आप रिवॉर्ड तभी मिलता है जब आप रिस्क ले रहे हो। करेक्ट। तो आप फेल तभी होगे जब आप एग्जाम में बैठोगे। एग्जाम में बैठेंगे नहीं तो फेल नहीं होंगे। तो एग्जाम में बैठने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब वो आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं फेलियर हमारे एक्सपीरियंसेस को डेली ऐड कर रहा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो आपको ये बता रहा है कि इन चीज़ों से हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे, तो ये हमें साइड करना है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा जो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके एक्सपीरियंस से ही मिलता है आपको। जब आप एक्सपीरियंस आपका तभी आएगा जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ रिस्क लेंगे, तो आपको तब महसूस होगा कि हाँ मेरे पास मेरी गलतियाँ क्या है। अदरवाइज तो आप जैसे चल रहे हैं वैसे आप चलते रहिए। करेक्ट। पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही चलते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी, चाहे आप वो स्टार्टअप में हो, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में हो या किसी में भी हो। फेलियर से आप हमेशा सीखिए। ये मत देखिए कि मैं फेल हो गया तो उससे हम डर के बैठ गए कि नहीं अब ये नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि ये गलतियाँ कहाँ पे हुई, हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और यही एक्चुअली लाइफ में भी होना चाहिए। लाइफ ऐसे ही है कि आप कभी गिरते हैं फिर आप उठते हैं। गिरते हैं तो आपको लगता है कि हम क्यों गिरे, उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। जब आपको वजह मालूम हो जाती है तो फिर आप उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं।
तो आप जितने सोल्यूशन निकालते जाएंगे आप उतना आगे बढ़ते जाएंगे, और आप जब तक सोल्यूशन निकालेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सोल्यूशन आप तभी निकालेंगे जब आप गिरेंगे। करेक्ट। तो एक्चुअली ये मेरा छोटा भाई है, वो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहा है फॉरेन में, तो लाइक वहाँ पे उनको बुकिश लर्निंग कराने की बजाय केस स्टडीज़ देते हैं, और केस स्टडीज़ में दिखाते हैं कि पढ़ाते हैं कि बेसिकली अगर कोई बिजनेस फेल हुआ है तो वो क्यों फेल हुआ है, अगर कोई बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है तो उसको क्या चीज़ ऐसी है जो उसको सक्सेसफुल बना रही है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल लर्निंग से हमें सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। वो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे होते हैं तो आप अपने, अगर आप उसकी डायरी अगर आप बनाते हैं या उसका कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तो आप उसमें ज़्यादातर लोग जो है गलतियां करते हैं, सारी अच्छी बातें ही लिखते हैं। उससे होने वाले नुकसान या उससे होने वाला रिस्क वो बहुत कम लोग जो है नोट करते हैं। कायदा तो ये कहता है कि आप जब भी ब्लूप्रिंट तैयार करें अपने बिजनेस का, तो सबसे पहले उनकी गलतियां, उनसे होने वाले नुकसान, उसमें जुड़े हुए रिस्क, वो सबसे पहले बनाने चाहिए। अगर आपने वो पहले बना लिए तो आप उसके सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। करेक्ट। अगर आपने वो नहीं बनाया तो स्वाभाविक है जब आप उस पर उतर जाते हैं, उस बिज़नेस पे, जब वो दिक्कतें फेस होती हैं तो उस समय आप तुरंत सोल्यूशन निकाल पाना आसान नहीं होता है। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं तो आप सोल्यूशन इजी वे में निकाल लेते हैं और निकाल करके आप आगे बढ़ जाते हैं। तो हर बिज़नेस में मेरे को मानना है कि कोई भी नया उतर रहा है तो सबसे पहले उसमें बिज़नेस में होने वाली दिक्कतें, उसमें होने वाले रिस्क और उसमें होने वाली जो मुश्किलें हैं वो पहले उसको देखनी हो और उस पर पहले उसको काम करना चाहिए। उसके बाद फ़ायदे की बात करनी चाहिए, क्योंकि फ़ायदा तो आप जब ये दिक्कतें पूरी कर लेते हैं तो फ़ायदा तो आगे दे ही जाएगा, आज नहीं तो कल दे जाएगा। लेकिन अगर आप आज का फ़ायदा देख रहे हैं तो कल अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम और आप फिर वो जो है वहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे या मेंटली तैयार रहेंगे कि इस तरह की भी दिक्कत आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम तो जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने कोविड का फेज देखा है जो पूरी दुनिया को सिखा के गया है, और हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई और हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिक्कत है, वो आप वो लोगों से पूछिए जिन्होंने कभी सोचा नहीं था और उस तरह का सेटअप बनाया, और देखते ही देखते अगले दिन जो है वो सेटअप पूरी तरह से बंद हो गया। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। करेक्ट। अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर है तो बेस्ट तो आज नहीं तो कल आपको दिखाई देगा। करेक्ट। सो लाइक आप इतना टाइम से फाइनेंशियल मार्केट्स में जुड़े हैं और फिर आपने क्राइसिस भी देखा, फिर आप उससे टैकल कर गए क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज, मतलब आपने लिमिटेशंस इतने किए हुए थे, तो आप धीरे धीरे करके उससे ओवरकम कर गए। तो लाइक जैसे कि अब ओवरकम किया तो आगे हम देख रहे हैं कि लाइक कंटिन्यूस ग्रोथ चल रहा है इंडियन मार्केट्स में। लाइक अगर इंडिया को हमारे कंट्री का विज़न भी है कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है आने वाले 5-10 सालों के अंदर, तो लाइक क्या लगता है कैसे हम 5 ट्रिलियन की तरफ मूव कर सकते हैं? देखिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमें लगता है कि 5-10 सालों की ज़रूरत नहीं है, वो तो आने वाले 3 से 4 सालों में ही देखने को मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ अभी कंजम्पशन स्टोरी बहुत बड़ी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इतनी है कि आप समझे दुनिया की अगर बात करें तो करीब 35% पॉपुलेशन यंग जनरेशन की वो इंडिया में है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये पॉपुलेशन है ये वेल एजुकेटेड है, ये मैच्योर है और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। आज मेरे को अच्छी तरह ध्यान है कि जब हम लोगों के हाथ में फ़ोन आया था तो हम लोग तो अपना डेटा बंद करके रखते थे कि गलती से खर्च ना हो जाए, और आज तो डेटा इतना फ्री है कि आप हर वक्त उससे जुड़े रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, जैसा हम लोग कर भी रहे हैं उस पर काम। इससे तो ये पहले तो नहीं सीखने को मिलता था, लेकिन आज ये सब अवेलेबल है आसानी से। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है नए लोगों को जो है सपोर्ट करने के लिए।
मेरे को लगता है कि ये आने वाले 10 सालों में तो 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हम तो 10 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी देख रहे हैं। लेकिन मैं अपने जो नए भाई लोग हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आज उनको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि किसी भी तरह का काम करना आसान नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा वक्त है नए काम को स्टार्ट करने का, क्योंकि बुरे वक्त में जो लोग काम करते हैं करेक्ट, वो ही अच्छे दिन देख पाते हैं। करेक्ट, जिन्होंने रात बिताई है वो ही सवेरा देखेंगे, जिन्होंने रात ही नहीं बिताई वो सवेरा क्या देखेंगे। तो मैं तो ऐसे भाइयों को ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे वक्त में ज़रूर अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत करें, और हिंदुस्तान में उनको ग्रोथ पोटेंशियल बहुत मिलने वाला है, और मेरे को लगता है बहुत मौके मिलेंगे उनको, नए नए कारोबार को देखने को भी मिलेंगे, करने को भी मिलेंगे। ये वक्त है, एक बहुत सही वक्त है काम करने का। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली टेक्नोलॉजी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है ग्रोथ स्टोरी में, चाहे वो किसी का भी ग्रोथ स्टोरी हो, चाहे किसी कंट्री का हो या किसी पर्सन का भी अगर ग्रोथ स्टोरी है, अगर वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है तो मे भी कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएगा। तो हमें अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो भाई टेक्नोलॉजी का देखिए रोल, सबसे बड़ा तो रोल ये है कि कॉस्ट एफिशिएंसी। आप इसको अगर देखें तो एक समय था कि मेरे को यही काम करने के लिए मेरे को किसी के पास जाना पड़ता था, अपना टाइम देना पड़ता था। अगर मान लीजिए मैं एक कॉल कर रहा हूँ तो 1 घंटे में 1 कॉल कर पाता था। अगर पूरे दिन में तो मेरे पास वही 10-12 ही घंटे हैं, तो 10 कॉल भी मेरे लिए बहुत बड़ी कॉल होती थी। मेरे ख्याल से वो 10 भी पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी ने ऐसा किया कि आज मैं उन्हीं 10 घंटों में 100 लोगों को डील कर लेता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके काम कर लेता हूँ, सारा काम ऑनलाइन कर लेता हूँ। पहले तो मैनुअल फॉर्म भरे जाते थे, आज मैनुअल का काम रोल ही ख़त्म हो गया, टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दिया है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ने सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया है वो ये किया है कि आपकी जो टाइमिंग की जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ा रही है। राइट। और उसके बढ़ने से क्या हुआ है कि आप जो काम 10 लोगों का कर पा रहे थे आज वो 100 लोगों का कर ले रहे हैं। जो लोग 100 लोगों का कर लेते थे वो आज 1000 लोगों का कर ले रहे हैं। तो मैं तो अब तो देख रहा हूँ कि ये आजकल जूम कॉन्फ्रेंस हो गई है, बहुत नए नए तरह की और आ गई है टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप एक साथ लोगों को जो है गाइड कर सकते हैं, आप उनको जो है एक साथ जो है अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा रोल अदा कर ही रहा है, ग्लोबली अदा कर रहा है। करेक्ट। और हिंदुस्तान में इसका फ़ायदा मिल भी रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जनसंख्या है और बहुत रिटेल लेवल पे है, माइक्रो लेवल पे है। तो उन तक बात पहुंचाने का तो एक बेस्ट तरीका यही है कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट, टेक्नोलॉजी से अडॉप्टेड हो जाए। आप जब बता रहे थे जर्नी, आपका एक्सपीरियंस इतना पीछे का है कि लाइक वो जो आपने बताया कि 1 घंटे में 1 कॉल कर पाते थे, कि पीसीओ पे जाते थे, फिर वो 1 रुपये का सिक्का डालते थे, फिर कॉल करते थे, तब जाके कहीं कॉल कनेक्ट होती थी। और आज बस हम एक बटन दबाते तो हम पूरे वर्ल्ड से कहीं पे भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली प्ले कर रहा है किसी भी ग्रोथ स्टोरी में। सो लाइक आपका इतना एक्सपीरियंस, लाइक मोर देन 2 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ एडवाइसेस जो आप अपने यूथ एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो स्टार्टअप्स में है कि भाई ये चीज़ें हैं, आप इन पे तो ज़रूर फोकस करिए अगर आप एक स्टार्टअप में है या स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे? नहीं, हमारी तो एडवाइस तो नहीं रहेगी, क्योंकि जितने भी आज की डेट में यूथ है उनके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, जो मेरा कहना है, आप कुछ भी करना चाहते हैं वो बड़ी शिद्दत से कीजिए। किसी भी तरह का आप स्टार्टअप कर रहे हैं या किसी भी तरह की शुरुआत कर रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी से करिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप किसी को बिजनेस शुरुआत करने में कभी कभी आप लोग मान बैठते हैं कि ये अगले दिन से ही रन करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हो सकता है कि आपको साल का वक्त लग जाए, 2 साल का वक्त लग जाए,
लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में बने रहेंगे और लगे रहेंगे तो मेरा मानना है कि आपको उस बिजनेस में सफलता जरूर मिल जाएगी। और हिंदुस्तान मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हो सकता है कि आपको अगले दिन से भी सफलता मिले, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो कि आपको वो सफलता पाने के लिए 2 साल और 3 साल का वक्त भी लग जाए। तो वक्त आपको अपने बिजनेस को देना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को वक्त नहीं देते हैं तो वो फिर बिजनेस आपको वक्त नहीं देगा। करेक्ट। तो नए लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको आप समय दीजिए। तो इनिशियली लाइक मे बी जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि तुरंत चीज़ें नहीं चलेंगी, तुरंत जैसा आप चाहते हो वैसा आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली आप कैसे उस पीरियड से ओवरकम करेंगे? मतलब कई लोग डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, तो कैसे उसमें बने रहना है और उसको कंटिन्यू करना है? तो कैसा माइंडसेट रखना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को? नहीं, माइंडसेट तो हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर जिस भी बिजनेस में जा रहे हैं कि उस बिजनेस में थोड़ी रिसर्च जरूर उस दौरान खराब, मतलब उस वक्त में आपको एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे आपके पास रिसर्च करने का या आपके पास और डेटा इकट्ठा करने का एक बहुत पर्याप्त समय होता है। लेकिन जब बिजनेस रन कर लेता है तो आप उस नए बिजनेस को आप और आगे बढ़ाने के लिए फिर आपके पास टाइम नहीं होता है। वजह होता है कि आपके पास टाइम तो उतना ही है, आप कह रहे हो जितना चल रहा है ठीक है, इतना ही चल रहा है। लेकिन जब ऐसा वक्त होता है आपके पास समय बहुत होता है, और वो समय मेरे को लगता है कि सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वाला समय तो वही होता है, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा सीखने को जो मिलता है वो उसी पीरियड में मिलता है। मैंने जितना भी सीखा है वो ख़राब दौर में ही सबसे ज़्यादा सीखा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनकी तरफ देखिए कि जो लोग सफल हैं, आप उनको ना देखिए जो फेलियर है। जो लोग सफल हैं वो कैसे हो गए, क्या ऐसा उन्होंने किया, या क्या अपने बिजनेस में नया इवेंट कर दिया कि जो उनको सफलता देखने को मिली। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी यूएसपी अलग होगी, उनकी भी यूएसपी अलग होगी, लेकिन अगर आप करेंगे तभी आप उसमें नया कुछ इवेंट कर पाएंगे। और जब जिस दिन आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर ले जाते हैं। सो लाइक आपने अपने एक्सपीरियंसेस से इतने अच्छे एडवाइसेस दिए और एक आपने अपनी जर्नी शेयर करी, ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डेफिनेटली इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आए, आपने ओवरकम किया, फिर आपने धीरे धीरे करके आप टाइम के साथ बढ़ते रहे, आपने डिसकंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो जो क्राइसिस था 2008 से 13 वाला, उसमें बहुत लोग छोड़ के भाग गए। बिल्कुल 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 ये हुआ है, बहुत सारे लोग छोड़ के गए, और मैं मतलब उसका बुरा भी लगता है। मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो छोड़ के गए, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि उसका फ़ायदा भी मिला। वजह ये है क्योंकि उन्होंने जब छोड़ के गए तो एक मार्केट हमारे लिए छोड़ के गए, क्योंकि अगर वो छोड़ के गए तो वो जो मार्केट था वो जो लोग बचे रहे उन्हीं के पास जा कर के जो है उसका एक्सपोजर मिला। तो हमें तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस बात का भी मिला कि जो लोग छोड़ के गए वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट में छोड़ के गए, जो हमारे लिए एक एडवांटेज रहा, बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। और ये हर मार्केट में होता है। इस फेज़ को कंसोलिडेशन फेज़ बोलते हैं, जहाँ पे जो मजबूती से डटे रहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो सुबेरा होगा, और जिस दिन वो सुबेरा होता है वो उसका मार्केट का बहुत बड़ा फ़ायदा उसको मिलता है। और मैं तो ऐसे मतलब यंग लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसे फेस में तो बिल्कुल भी आप छोड़ के ना जाएं। वजह ये है कि मार्केट तो है ही है, मार्केट तो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, कभी भी ऐसा नहीं होता है। चाहे जितना बड़ा रिसेशन हो जाए, मार्केट नहीं ख़त्म होता है। मार्केट में जो उस बिज़नेस से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो कमतर होते चले जाते हैं, और जो बचे रह जाते हैं फिर वो, अगर 10% लोग बचे रह गए तो वो 100% मार्केट शेयर उन्हीं 10% लोगों में ही बटेगा। करेक्ट। अब कौन कितना हिस्सा उठाता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी रिसेंटली मतलब बहुत सुनने में आ रहा है, और काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर्स लाइक जेफ बेजोस और जुकरबर्ग ने ट्वीट भी कर रहे हैं कि लाइक रिसेशन हिट करने वाला है। क्या रिसेशन हिट करेगा अभी के करंट सिचुएशंस के हिसाब से? तो रिसेशन हिट करेगा, बिल्कुल करेगा, हो सकता है करे भी, लेकिन फ़र्क किसको पड़ेगा? फ़र्क तो उनको पड़ेगा जिनके खर्चे बहुत बड़े हैं। तो जिनके खर्चे बड़े हैं वो अपने एम्प्लॉय को हटा रहे हैं। अगर आपके खर्चे ही नहीं है तो आप किसको हटाओगे? करेक्ट। आप अपने आप पे खुद इंडिपेंडेंट हैं, तो आप
तो आपके लिए तो ये फ़ायदा है, आपको तो बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। फ़ायदा इसलिए मिलने वाला है कि इसी दौरान तो मार्केट बनेगी आपकी, अदरवाइज सब कुछ अच्छा होगा तो आपको पूछेगा कौन? करेक्ट। बड़े लोग तो करने के लिए बैठे ही हुए हैं। तो खराब दौर में तो आपको तभी पूछा जाएगा जब आप उस मार्केट में बने रहेंगे। अगर आप भी मार्केट से बाहर हो जाएंगे तो आपको क्यों पूछेगा? तो रिसेशन तो आएगा ही होगा, हर चीज़ का एक फेस होता है। अगर आपने बहुत अच्छा फेस देखा है तो ख़राब वक्त भी आपको देखना पड़ेगा, और जो जो इसके लिए तैयार रहते हैं वो फिर अगले नए फेज के लिए उनका बेनिफिट मिलता है। और ये तो इकोनॉमिक्स की साइकिल भी है कि अगर कुछ ये हर चीज़ की साइकिल है, Correct. नॉट इकोनॉमी। अगर आप नेचर को भी देखेंगे वो भी इसी तरह से बना हुआ है कि अगर बहुत गर्मी पड़ेगी तो उसके बाद बरसात आनी ही है। करेक्ट। अगर बहुत बरसात होगी तो उसके बाद ठंड आनी ही है। तो इसी तरह हर सारी चीज़ों को अगर आप नेचर की तरह देखेंगे तो आप खुद रियलाइज़ होगा कि नहीं, अगर हमने अच्छा वक्त देखा है तो यानी कि हमें ख़राब वक्त भी देखना है। करेक्ट। और वो कब देखने को मिलेगा ये टाइमिंग कोई नहीं कर पाता है, और ये किसी को नहीं पता होता है। तो बस उसके लिए आपको तैयार रहना होता है। करेक्ट। सो गाइज, लाइक विल बी एंडिंग आवर टॉक शो फ्रॉम हेयर। आपने बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दिए अपनी जर्नी में, और लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और सर के तरह और भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम आते रहेंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो कुछ की पॉइंट्स है, आप क्या बोलते हैं, स्टार्टअप में छोड़ के नहीं भागना है और आपको लगातार उसमें बने रहना है। और एक आप अगर मेंटेन करके चल रहे हैं अपने फाइनेंशियल्स को तो कहीं ना कहीं आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो thank you Sudhir, you have given wonderful insights to our viewers, and I would ask you to ask the viewers to like, share and subscribe to our channel, ताकि हम ऐसे कंटेंट और बनाते रहें, हमें भी ऐसा इंस्पिरेशन मिलता रहे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी इंस्पायर होकर और एंटरप्रेन्योर्स को लाएंगे, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप भी एक हिस्सा बन सकें। बिल्कुल, मैं तो इस बात का बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये हमें मौका मिला, और मैं तो जितने भी व्यूवर हैं देखने वाले, मैं उनको भी कहूँगा कि जो है ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितना शेयर्स हो सके अपने मिलने वाले, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चैनल का फ़ायदा मिले। और उम्मीद करता हूँ कि जो ये सेशन रहा वो आपको काफ़ी सपोर्ट करे, और इससे आप भी जो है कुछ हिंदुस्तान की इकनॉमी को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा कर सकें। थैंक यू सुधीर।